प्रीत ने अपनी पैकिंग कर ली। उसने एक हफ्ते की छुट्टी भी ले रखी थी। अपने घर पहुंच गई। उसे अचानक आया देख अनुराधा जी को कोई खुशी नहीं हुई, पर उसने ऐसे जताया कि उसके आने से वो बहुत खुश है। उसने कहा, तुम अचानक आ गई, कम से कम एक फोन तो कर देती। प्रीत बोली, माँ, मैं पापा को देखने आई हूँ। मेरा वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं उन्हें एक बार देखना चाहती थी। कुछ दिन रहकर मैं वापस चली जाऊंगी। अनुराधा जी बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई, हम सब तुम्हें ही याद कर रहे थे। प्रीत सबसे पहले अपने पापा से मिली, फिर अपने भाई बहनों से। प्रीत वापस आकर खुश हुई थी, पर उसे पता नहीं था कि ये खुशी बस कुछ पल की है। प्रीत को देखते ही रीत बोली, दीदी, इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप अकेले ही हम सब का ख्याल रखती हो। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। प्रीत बोली, नहीं रीत, तू पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर मेरी मदद करना। रीत बोली, दी, मैं आगे नहीं पढ़ सकती। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। ऊपर से आनंद का भी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाना है। उसकी पढ़ाई में भी लाखों का खर्च है। हम दोनों कमाएंगे तो आनंद को पढ़ाने में सहूलियत होगी। प्रीत को प्रतीक के ऑफर की याद आ गई। प्रीत सोचने लगी, अगर मैं उसके ऑफर को मान लेती हूँ तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मेरी तरह रीत को अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी। रीत बोली, क्या हुआ दी, आप क्या सोच रही हैं? प्रीत बोली, कुछ नहीं, मुझे एक नई जॉब ऑफर हुई थी, फिर मैंने उस जॉब को करने से इनकार कर दिया। अब सोचती हूँ कि उस जॉब को ज्वाइन कर लूँ। काम कुछ ज्यादा है और पैसे भी अच्छे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दो। मैं चाहती हूँ तुम पढ़ो लिखो और किसी बड़े ओहदे पर काम करो, ताकि हमारी सारी मुश्किलें जल्द ही खत्म हो जाएं। रीत बोली, दी, अब आप ठीक कह रही हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जब हमारी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी तो हम आपको काम नहीं करने देंगे। आनंद बोला, हाँ रीत दी ठीक कह रही हैं। जब हम दोनों काम करने लगेंगे तो हम आपको कुछ भी नहीं करने देंगे। आप बस आराम से रहना। उन दोनों की बातें सुनकर प्रीत भावुक हो गई और उन दोनों को गले से लगा लिया। प्रीत बहुत खुश थी। उसने सोचा, कौन कहेगा ये दोनों मेरे सौतेले भाई बहन हैं। इतना तो प्यार कोई अपने सगे भाई बहन से भी नहीं करता। ये सोच सोच प्रीत खुश हुए जा रही थी। थोड़ी देर बाद प्रीत अपनी एक सहेली से मिलने के लिए बाहर चली गई। प्रीत के जाते ही रीत अपनी माँ के गले लग गई। माँ, काम हो गया, हमने प्रीत को बेवकूफ बना दिया। अब वह किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम करेगी, ताकि हम दोनों की पढ़ाई बीच में न रुके। मैंने कहा था ना, हमें उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह खुद ही सामने से आकर हमें सब कुछ देंगी। अनुराधा रीत को गले लगाते हुए बोली, मान गई तुझे, बड़ा दिमाग लगाया तूने। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। प्रीत अपने बचपन की दोस्त स्नेहा से मिलने गई थी। स्नेहा की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। प्रीत स्नेहा से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। स्नेहा की माँ बोली, बेटा, अब तो स्नेहा की भी शादी होने वाली है। तुम्हारी भी अब उम्र हो गई है, तुम कब शादी कर रही हो? प्रीत बोली, चाची, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। सच्ची, मेरे ऊपर मेरे छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी है। जब तक जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, मैं अपना घर नहीं बसा सकती। ये सुनते ही स्नेहा की माँ बोली, अरे बेटा, उनकी जरूरतें तो कभी पूरी ही नहीं होंगी। तुम्हें नहीं पता, वह तो यहाँ ऐसे ऐस करते हैं जैसे उनके पास कोई कुबेर का खजाना है, और तुम बेचारी वहाँ दिन भर काम कर कर के परेशान होती रहती हो। प्रीत बोली, नहीं चाची, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रीत और आनंद वैसे नहीं हैं। वह तो मुझे बहुत प्यार करते हैं कि वह भी अपनी पढ़ाई छोड़ मेरे साथ काम कर घर की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। स्नेहा की माँ सोचने लगी, इसे कहने का कोई फायदा नहीं। इसकी आंखों पर प्यार और विश्वास की पट्टी बंधी है। इसे इनका दिखावा समझ में नहीं आता। वो लोग अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सब कुछ उनके लिए गवा रही है। काफी देर तक स्नेहा और प्रीत एक दूसरे से बातें करते रहे। उसके बाद प्रीत बोली, अच्छा, मैं अभी चलती हूँ, क्योंकि कल मुझे वापस लौटना है। स्नेहा की माँ बोली, अरे बेटा, कुछ दिन रुक जाती। अगले हफ्ते तेरी सहेली का ब्याह है, उसके ब्याह होने तक रुक जाती और हम सभी को अच्छा लगता। प्रीत बोली, मुझे अभी छुट्टी नहीं मिली है, इसीलिए मुझे वापस लौटना होगा। मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे छुट्टी मिल जाएगी तो स्नेहा की शादी में जरूर आऊंगी। स्नेहा की माँ ने प्यार से, अच्छा ठीक है। फिर वह अंदर कमरे से एक मिठाई का डब्बा लाकर देते हुए बोली, ये मिठाई रख लो, ये तुम्हारी सहेली की शादी की मिठाई है। प्रीत ने उसे खुशी खुशी रख लिया। दोनों सहेलियां गले मिलने लगीं
और फिर प्रीत वहां से वापस चली गई। प्रीत के वापस आते ही अनुराधा जी बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम शहर में ही एक घर ले लो। इस मोहल्ले में क्या रखा है, हम सब भी तुम्हारे साथ वहीं शहर में रहने आ जाते हैं, सब साथ मिलकर रहते हैं। प्रीत ये सब सुनकर बोली, माँ अभी मैं इतना नहीं कमाती कि बड़ा सा घर ले सकूं। शहर में घर बहुत महंगे होते हैं। जब मेरे पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तब मैं कोशिश करूंगी। अनुराधा जी नाराज होती हुई बोली, अरे तुम्हारे लिए घर लेना कौन सा मुश्किल काम है। मैं तो भाड़े में घर लेने की बात कर रही हूँ, खरीदने की नहीं। और जो लड़की इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम कर सकती है, वह क्या भाड़े का घर नहीं ले सकती। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम नहीं चाहती हम सब भी तुम्हारे साथ शहर में रहें। प्रीत बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी जो मैंने 5 लाख लिया है उसे चुकाने में ही तो मेरी सारी तनख्वाह चली जाएगी। आप लोग कुछ दिन रुकें, अच्छी नौकरी मिलते ही जब मुझे कुछ अच्छे पैसे मिलने लगेंगे तो फिर मैं आप सबको लेकर चलूंगी। अनुराधा जी मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है, चलो रात होने को आई है, सब लोग खाना खाकर सो जाओ। अगले दिन सभी बैठे हुए थे कि बगल पड़ोस में रहने वाली ताई जी प्रीत को देख अनुराधा जी के पास आई और बोली, प्रीत बिटिया तुम कब आई। अनुराधा जी बोली, बस कल ही आई है और कल ही चली जाएगी। ताई जी ने कहा, अरे अनुराधा, मैंने तुम्हें प्रीत के रिश्ते के लिए एक लड़का बताया था, क्या हुआ, तुमने प्रीत से बात की। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है, शहर में रहता है, और उसने ये भी कह दिया कि जब तक तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती तब तक वो प्रीत की कमाई का 1 रुपया भी नहीं लेगा। तुमने उसके बारे में क्या सोचा। प्रीत वहीं बगल में खड़ी सब सुन रही थी। तभी अनुराधा जी बोली, ताई जी आपको नहीं पता, आजकल के लड़के कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आज मैंने अगर प्रीत की शादी कर दी और लड़के ने कल को मना कर दिया कि वह इतना भी हमें नहीं देगा, तो फिर तुम ही बताओ हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। प्रीत हमारी बस एक सहारा है। जब तक मेरे दोनों बच्चे कहीं अच्छी तरह से काम पर नहीं लग जाते तब तक मैं प्रीत का ब्याह नहीं करूंगी। बोल दो लड़के वालों से, हमारी प्रीत के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है। वैसे भी प्रीत इतनी सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न है, इसकी शादी करने के लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। ताई जी बोली, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी प्रीत हर मायने में बाकी लड़कियों से आगे है। लेकिन उम्र भी कोई चीज होती है। एक उम्र तक छोरे छोरियों के पीछे होते हैं, उसके बाद उम्र बीत जाने पर कोई किसी को नहीं पूछता। और इसकी तो ब्याह की उम्र हो गई है। इसकी उम्र की सारी लड़कियों के ब्याह हो गए हैं, कितनों के तो बाल बच्चे भी हो गए हैं। तू कब तक ऐसे इसे कुंवारा रखेगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी करते करते बेचारी की इच्छाएं ही ना मर जाएं। अनुराधा जी गुस्से से बोली, ताई जी आप यहाँ हमारे घर में आई हो, क्यों मेरे बच्चे को बहका रही हो। तभी प्रीत बीच में आकर बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं वचन देती हूँ कि जब तक रीत की शादी और आनंद डॉक्टर नहीं बन जाता मैं शादी नहीं करूंगी। ताई जी उसकी बात सुन बोली, अरे छोरी तू पगला बगला गई है क्या, ऐसे कोई वचन देता है क्या। तू अपनी जिंदगी खुद ही क्यों बर्बाद कर रही है। तू तो सबका भला कर रही है, पर तूने सोचा है कि तेरा क्या होगा, कौन तुझसे ब्याह करेगा। प्रीत बोली, ताई जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे किस्मत में जो लिखा है वह तो मुझे मिलेगा ही, वह मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ताई जी बोली, बेटा तुम्हारे विचार तो बड़े अच्छे हैं, भगवान करे तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिलें, यही मेरा आशीर्वाद है तुमसे। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। अनुराधा बहुत खुश थी। चलो मुझे किसी बात की चिंता नहीं, जब तक मेरे बच्चे सेटल नहीं हो जाते तब तक ये शादी नहीं करेगी। मुझे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगले दिन सुबह प्रीत मुंबई जाने के लिए तैयार थी। उसने सभी से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम कर तुम्हें भेज दूंगी ताकि तुम्हारी पढ़ाई रुके नहीं। इतना बोल प्रीत आनंद के गले लग गई। प्रीत की आंखों में आंसू थे। वह अपने पिताजी से मिलने गई और उनसे बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं जब तक हूँ आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। उसके पिता सब कुछ समझते थे और सब कुछ देख रहे थे कि उनकी बच्ची कैसे जिम्मेदारी के बोझ तले दब गई है। जिस उम्र में लड़कियां अपने नए जीवन के सपने बुनती हैं, उस उम्र में ये अपना परिवार संभालने में लगी हुई है। ये सब सोच के पिता के आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके पिता ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से पहले तुम्हारा बचपन खत्म हो गया। और अब बीच में ही प्रीत बोली, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां मिलेंगी, सब अच्छा होगा। मैं वापस जा रही हूँ, जल्द ही फिर आऊंगी। इतना बोल वो अपने आंखों के आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी।
फिर उसने सबसे मिलकर फिर से अपने उसी घोंसले की तरफ रवाना हो गई। कहाँ तो वो सोच रही थी कि अब वो वापस नहीं आएगी, वहीं अपने परिवार के साथ रहकर कोई काम देख लेगी, मगर उसकी किस्मत वापस उसे वहीं लेकर जा रही थी। प्रीत बेंगलोर वापस आ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रतीक का सामना कैसे करेगी। उसने तो उसका ऑफर ठुकरा दिया था। वो इसी उधेड़-बुन में बैठी थी। उसने सब कुछ अपनी किस्मत के हवाले कर दिया और अपने ऑफिस के लिए निकल गई। प्रतीक भी अपने ऑफिस में ही था कि राजस्थान से उसे कॉल आया। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। उसे तुरंत राजस्थान आने को कहा गया। प्रतीक अपनी माँ की खराब तबीयत के बारे में जानकर तुरंत रघु को कॉल किया और कहा, रघु तुम तुरंत राजस्थान के लिए फ्लाइट बुक करो, मासा की तबीयत खराब है। थोड़ी देर बाद प्रतीक और रघु दोनों राजस्थान के लिए निकल गए। प्रीत ने सोचा कि वो ऑफिस खत्म होने के बाद प्रतीक से मिलने जाएगी। शाम हो गई थी। सभी अपने अपने घर के लिए निकलने लगे थे। प्रीत को अनिका को एक फाइल देनी थी। प्रीत जैसे ही अनिका के कमरे में गई, अनिका किसी से फोन पर बातें कर रही थी। अनिका प्रतीक की सेक्रेटरी से पूछ रही थी कि प्रतीक कब तक वापस आएगा। प्रीत सिर्फ अनिका की ही बातें सुन रही थी। उसकी बातों से पता चला कि प्रतीक कहीं बाहर गया है। वो कब तक आएगा किसी को पता नहीं। प्रीति ये सुनकर उदास हो गई। वह वहां अनिका का फाइल देकर चली गई। दूसरी तरफ प्रतीक और रघु दोनों राजस्थान पहुंच गए थे। प्रतीक सीधे ही रघुवंशी महल चला गया था, जहां उसकी माँ रहा करती थी। प्रतीक अपनी मासा के पास चला गया। उसने अपनी मासा से कहा, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और कोई बात नहीं। मैं मैनेजर साहब को मैंने मना किया था कि वो तुम्हें कॉल ना करें, पर वह तो मेरी सुनते ही नहीं। जाओ पहले हाथ मुंह धो लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर हम आराम से बातें करेंगे। प्रतीक मासा के कमरे से सीधे निकलकर मैनेजर साहब से मिलने चला गया। रघु प्रतीक के सामान को उसके कमरे में रखने लगा। मैनेजर साहब ने प्रतीक से कहा, मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है, पर वह किसी की सुनती ही नहीं, हर समय अपने आप को काम में बिजी रखती हैं। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि ज्यादा टेंशन उनके लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब ने हिदायत दी है कि उनसे कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे उन्हें किसी तरह की टेंशन हो। वह हमारी बात तो सुनती ही नहीं, इसलिए हमने आपको कॉल करके बुलाया। आप ही उन्हें समझाइए। प्रतीक बोला, अच्छा ठीक है, मैं माँ साहब को समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रतीक फ्रेश होने अपने कमरे में चला गया। फ्रेश होने के बाद अपनी माँ के कमरे में चला गया। वहाँ मैनेजर साहब की बेटी नंदिनी उनकी सेवा कर रही थी। प्रतीक को देखते ही उसकी मासा वैशाली रघुवंशी जी खुश होते हुए बोली, अब तू आ गया है तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, बस तुम मेरी एक बात सुन लो तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। नंदिनी की मौजूदगी उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी। उसने नंदिनी से कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे मासा से अकेले में बातें करनी है। नंदिनी वहां से बाहर चली गई। प्रतीक की माँ उससे बोली, बेटा तुम शादी कर लो, मैं जीते जी अपने पोते पोती का मुंह देखना चाहती हूँ। पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। प्रतीक नाराज होते हुए बोला, आपकी इन्हीं बातों से मैं परेशान रहता हूँ। आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, आपके सिवा मेरा कौन है? वैशाली जी बोली, अगर बेंगलुरु में तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। माँ साहब के ऐसा बोलते ही प्रतीक को प्रीत याद आने लगी, लेकिन तुरंत ही उसे वह बात याद आई जब प्रीत ने उसे साफ साफ कहा कि वह उससे शादी नहीं कर सकती। प्रतीक ने कहा, माँ साहब मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। प्रतीक की माँ उसकी बीमारी के बारे में नहीं जानती थी। उसने कहा, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है तो मैं जिस लड़की से कहूँ तुम उससे शादी करोगे ना? प्रतीक कुछ सोचते हुए बोला, हाँ माँ, आप टेंशन मत लो, मैं आपकी पसंद की हुई लड़की से ही शादी करूंगा, ये मेरा वादा है। आप जिस किसी से शादी करने को कहेंगी मैं चुपचाप उससे शादी कर लूंगा। उसकी बातें सुन वैशाली जी बहुत खुश हो गईं और प्रतीक को गले लगा लिया। प्रतीक बोला, पर माँ मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। माँ साहब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, आपको तो पता है ना कि उस हादसे की वजह से जो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वो प्रॉब्लम वापस से शुरू हो गई है। उस वक्त तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। मासा मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे कुछ और वक्त दीजिए। माँ साहब बोली, बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी तो अपने लिए बहू ढूंढने में वक्त लगेगा। प्रतीक बोला, ठीक है माँ साहब, आप आराम कीजिए, मैं भी चलता हूँ।
प्रतीक रघु को लेकर अपने राजस्थान वाले ब्रांच में चला गया और वहां का काम देखने लगा। वह पूरे ऑफिस का मुआयना कर रहा था। तभी उसकी नजर उसी लड़की पर पड़ी जो उसकी माँ साहब के कमरे में थी। उसने मैनेजर साहब से पूछा, ये लड़की कौन है? इसे तो मैंने माँ साहब के कमरे में देखा था। मैनेजर साहब, बेटा वह नंदिनी है, मेरी बेटी। मेरी बेटी अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके अभी अभी लौटी है। वह मासा की तबीयत खराब सुनकर नंदिनी मेरे साथ उन्हें देखने आ गई। उसने माँ साहब के कामों को अच्छी तरह से संभाल लिया। प्रतीक अपनी माँ के कमरे को केबिन में बैठा सारे काम को देख रहा था। उसने देखा नंदिनी ने सारा काम बहुत सलीके से संभाल रखा था। प्रतीक उसे बहुत ही इम्प्रेस था। उसने पूरे ऑफिस का एक चक्कर लगाया, फिर रघु से बोला, मैनेजर साहब की बेटी ने सारे काम को अच्छी तरह से संभाल लिया है। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। तभी रघु का मोबाइल बजने लगा। बेंगलुरु से प्रतीक की रिसेप्शनिस्ट का कॉल था। उसने आज की सारी डिटेल्स रघु को दी कि उनसे मिलने आज कौन कौन आया था। डिटेल्स में प्रीत का नाम सुनकर रघु शॉक्ड होते हुए बोला, एक मिनट, तुमने अभी किसका नाम लिया था? रिसेप्शनिस्ट बोली, डिजाइनर डिपार्टमेंट से प्रीत सर से मिलने आई थी। रघु ने पूछा, तुम कंफर्म हो ना कि वह डिजाइनर डिपार्टमेंट्स की मिस प्रीत थी? रिसेप्शनिस्ट बोली, जी सर, मैं 100% श्योर हूँ। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वह आप लोगों से मिल सके, पर आपकी सख्त हिदायत की वजह से मैंने उसे कुछ नहीं बताया। प्रीत का नाम सुनकर प्रतीक उसकी तरफ देखने लगा। रघु बोला, सर, प्रीत मैम वापस बेंगलुरु आ गई है और वो आपसे मिलने आपके ऑफिस आई थी। रघु से कहा, तुम उसके पीछे अपने एक आदमी को लगा दो, मुझे उसकी पल पल की जानकारी चाहिए। प्रतीक रघु के साथ वापस अपने घर वापस आ गया। उसकी माँ की तबीयत में काफी सुधार था। उसकी माँ बाहर लिविंग हॉल में बैठी थी। प्रतीक को देखती हुई मुस्कुराती हुई बोली, आओ बेटा, मेरे पास बैठो। प्रतीक वहीं बैठ गया। उसकी माँ सा बोली, बेटा, ये खुशखबरी है। डॉक्टर प्रकाश का कॉल आया था। वो आज तुमसे मिलने आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज उन्हें मिल गया है। प्रतीक बोला, ठीक है माँ साहब, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। प्रतीक अपने कमरे में चला गया। उसने अपने फोन को स्क्रॉल किया और प्रीत के कुछ फोटोग्राफ्स देखने लगा। प्रतीक खुद से बोला, आखिर तुम में ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचता है? मेरे आसपास तुमसे भी खूबसूरत कई लड़कियां हैं, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार तुम्हें ही देखना चाहता है। आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? तुम एक बार कहो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ, मगर तुम एक बार तो कहो। इसी उधेड़ बुन में प्रतीक अपने मोबाइल पर फोटो देख रहा था और सोच रहा था। तभी एक नौकर उसके कमरे को खटखटाया और कहा, बड़ी मालकिन आपको बुला रही हैं। डॉक्टर साहब आए हैं। प्रतीक बोला, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। प्रतीक ने एक लंबी सी सांस ली और उसके फोटोग्राफ्स को अपने मोबाइल से हटा दिया। फिर चुपचाप लिविंग रूम में चला गया। डॉक्टर प्रकाश प्रतीक का इंतजार कर रहे थे। प्रतीक ने उन्हें ग्रीट किया। डॉक्टर प्रकाश प्रतीक से बोले, अमेरिका में एक केस बिल्कुल आपके केस जैसा ही था। वो पेशेंट अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने उनसे आपके बारे में बात की। वो एक बार आपसे ऑनलाइन मीटिंग करना चाहते हैं, फिर उसी हिसाब से वह आपका इलाज करेंगे। प्रतीक बोला, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर प्रकाश बोले, तो मैं भी उनसे बात कर लेता हूँ, फिर आपको खबर करता हूँ। प्रतीक बोला, ठीक है। प्रतीक की माम बहुत खुश थी कि उसके बेटे की डिसऑर्डर खत्म हो जाएगी। उसने सोच रखा था उसके ठीक होते ही वो प्रतीक की शादी करवा देंगी। इसके लिए उसने एक लड़की भी पसंद कर ली थी, लेकिन उसने प्रतीक को कुछ नहीं बताया था। डॉक्टर प्रकाश ने 2 दिनों बाद प्रतीक की अपॉइंटमेंट अमेरिकी डॉक्टर के साथ रखी थी। प्रतीक इन दिनों राजस्थान का सारा काम देख रहा था। उसकी माँ साहब की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने उन्हें सिर्फ रेस्ट करने को कहा। माँ साहब बोली, बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। प्रतीक नाराजगी के साथ बोला, माँ, आप अपना ध्यान नहीं रखती। ठीक है, अब आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, तो सारा काम खुद ही कर सकती हैं। तो फिर यहाँ मेरा क्या काम? मैं यहाँ से आज ही चला जाता हूँ। माँ साहब बोली, नाराज क्यों होते हो? अच्छा, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, बस आराम करूँगी। अब तो खुश हो ना? प्रतीक भी मुस्कुराते हुए माँ साहब के गले लग गया। दूसरी तरफ प्रीत प्रतीक का इंतजार कर रही थी। वह एक बार उससे मिलना चाहती थी। प्रीत के घर वाले पैसों के लिए उसे परेशान कर रहे थे। प्रीत ने उनसे साफ साफ कह दिया था कि वह कोशिश कर रही है, जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा उन्हें खबर कर देगी। आज संडे छुट्टी का दिन था। आज नंदिनी और मैनेजर साहब को रघुवंशी पैलेस में लंच के लिए इनवाइट किया गया था। नंदिनी बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहने हुई थी।
देखने में काफी सुंदर, सुलझी हुई, पढ़ी लिखी थी। प्रतीक और नंदिनी दोनों बैठकर बिजनेस और ऑफिस की बातें कर रहे थे। दोनों मुस्कुरा भी रहे थे। प्रतीक के मॉम की नजरें उस पर से हटी नहीं रही थीं और उन्हें मैनेजर साहब से कहा, अगर प्रतीक और नंदिनी दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाएं, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैनेजर साहब ये सुनकर खुश हो गए, क्योंकि उनकी भी तमन्ना थी कि उनकी बेटी इस घर में बहू बनकर आए। प्रतीक रघुवंशी अंपायर का इकलौता वारिस था। सबने मिलकर लंच किया। लंच के बाद नंदिनी अपने पिता के साथ घर वापस लौट गई। इधर रघु को उसके आदमी ने कोई कुछ ऐसी खबर दी कि वह बेचैन था। वह चाह रहा था कि कब प्रतीक सर का लंच खत्म हो और वह उनसे बात करे। जैसे ही नंदिनी और उसके पिता अपने घर के लिए निकले, प्रतीक के पास रघु का कॉल आया। रघु ने कहा, सर, आपको कुछ खबर देनी थी। प्रतीक बोला, ऐसी क्या बात है? तुम्हारी आवाज में बेचैनी लग रही है। रघु बोला, सर, बेंगलुरु में प्रीत मैडम के साथ बहुत प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? रघु ने कहा, प्रीत मैडम के खिलाफ किसी ने उनके हॉस्टल में कंप्लेन कर दी है कि वह प्रोसिक्यूशन का काम करती हैं। इसी वजह से वार्डन ने उन्हें तुरंत हॉस्टल खाली करने को कहा है। उनके पास रहने के लिए कोई और दूसरी जगह भी नहीं है। अभी अभी हमारे आदमियों ने खबर दी है कि उन्हें सिर्फ कुछ घंटों का ही वक्त दिया गया है। ऊपर से उनकी दोस्त संजना भी हॉस्टल में नहीं है, जो कि उसकी मदद कर सकती थी। प्रीत मैडम बिल्कुल अकेली हो गई हैं। प्रतीक बोला, एक काम करो, तुम अपने आदमियों से कहो कि वह प्रीत को हमारे ऑफिस के गेस्ट हाउस में रुकने के लिए कह दें। 2 दिनों बाद हम लोग वापस बेंगलुरु लौट जाएंगे, तब उसके रहने की व्यवस्था कर देंगे। रघु बोला, ठीक है सर, मैं अपने आदमियों से कह देता हूँ, वो मैडम की मदद कर देंगे। प्रतीक बोला, मुझे प्रीत के पल पल की खबर चाहिए। रघु प्रतीक के मन की बात जानता था कि प्रतीक प्रीत को पसंद करने लगा है, मगर वह डायरेक्ट अपने बॉस से इस बारे में नहीं पूछ सकता था। बेंगलुरु में प्रीत बहुत मुश्किल में थी। उसके वार्डन ने उसे हॉस्टल तुरंत खाली करने को कहा था। उसने वार्डन से बहुत मिन्नतें की, वह कम से कम कुछ दिन यहाँ रहने दे, जब तक वह अपने लिए दूसरी जगह तलाश नहीं कर लेती। मगर वार्डन ने साफ साफ कहा, तुम्हारी वजह से दूसरी लड़कियां भी खराब होंगी, इसीलिए वो उसे एक पल भी यहाँ रहने नहीं दे सकती। प्रीत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी दोस्त संजना भी छुट्टियों में घर गई हुई थी। वह किसी और से मदद भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि यहाँ वह किसी को ज्यादा नहीं जानती थी। उसके ऑफिस में भी कोई ऐसा नहीं था कि जो उसकी हेल्प कर सके। अगर कोई था तो वह प्रतीक था, लेकिन वह भी अपने घर राजस्थान गया हुआ था। प्रीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। उसने अपना सामान पैक किया और हॉस्टल से बाहर निकल गई। वह धीरे धीरे कदमों से बढ़ रही थी। उसने सोचा, आज रात के लिए वह किसी होटल में चली जाएगी और फिर कल अपने रहने के लिए कहीं जगह की तलाश करेगी। थोड़ी दूर चले जाने के बाद वह एक पेड़ के किनारे लगे बेंच के पास बैठ गई और सोचने लगी कि वह कहाँ जाए। तभी एक काले रंग की कार उसके सामने आकर रुकी। उसमें से 2 लोग उतरकर उसके पास आए। उन लोगों ने उससे पूछा, क्या आप ही प्रीत मैडम हैं? प्रीत को उन लोगों को देखकर डर भी लग रहा था। उसने हिम्मत कर पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा, हमें प्रतीक सर ने भेजा है। उन्होंने आपके रहने का इंतजाम अपने गेस्ट हाउस में करा दिया है। आप हमारे साथ चलें। वो सोचने लगी, कहीं ये लोग उसे धोखा तो नहीं दे रहे। वह बोली, नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मैं आप लोगों को नहीं जानती। उनमें से एक आदमी ने रघु को कॉल कर सारी बात बता दी। रघु ने तुरंत प्रीत को कॉल लगाया और कहा, प्रीत मैडम, मैं रघु बोल रहा हूँ। आप उन दोनों पर भरोसा कर सकती हैं। उन्हें सर ने ही आपकी हेल्प के लिए भेजा है। प्रीत बोली, मगर आपको ये सब कैसे पता? रघु बोला, वो आज मेरे एक आदमी ने बताया कि आप सर से मिलने के लिए उनके घर गई थी। जब ये बात सर को पता चली तो उन्हें लगा कि शायद आपको उनसे कोई जरूरी काम हो, इसलिए उन्होंने एक आदमी को तुम्हारे हॉस्टल भेजा था। वहां जाने पर आपकी सिचुएशन का पता चला उन्हें, इसलिए उन्होंने अपने आदमी को भेजकर आपको अपने गेस्ट हाउस में रुकने को कहा। आप चिंता मत कीजिए, 2 दिनों बाद हम वहां पहुंच जाएंगे। आप मेरी तरफ से प्रतीक सर को थैंक्स कर दीजिएगा। आज वह नहीं होते तो पता नहीं मैं कहाँ भटकती रहती। रघु बोला, ठीक है, और फोन कट कर दिया। प्रीत की परेशानी अब खत्म हो चुकी थी। वो रहने के लिए गेस्ट हाउस में चली गई थी। वो सोच रही थी, उसने प्रतीक के साथ बहुत गलत किया, पर फिर भी प्रतीक ने उसकी इतनी मदद की। उसने सोच लिया था कि प्रतीक के आने के बाद वो बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करेगी। 2 दिनों बाद प्रतीक राजस्थान से वापस
बेंगलुरु आ गया था। मेंशन न जाकर वो सीधे अपने गेस्ट हाउस चला गया था। प्रीत अभी अभी नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली थी। वह सिर्फ एक टॉवल अपनी बॉडी में लपेटे हुई थी। प्रतीक की कार गेस्ट हाउस के बाहर आकर रुकी। उसने रघु को बाहर ही इंतजार करने को कहा और वह खुद अंदर चला गया। गेस्ट हाउस में प्रीत उसी के कमरे में रुकी हुई थी। प्रतीक सीधे उसी के कमरे में चला गया। उसने दरवाजा खोला। फिर प्रीत ने खुद को देखा। वह सिर्फ एक टॉवल में लिपटी हुई थी। प्रतीक धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। उसे ऐसी हालत में देखा तो वो खुद का कंट्रोल खोने लगा। मगर तभी उसे प्रीत की वो बात याद आ गई जब उसने प्रीत को शादी का प्रपोजल दिया था। उसकी जगह अगर कोई और होती तो वो सीधे प्रतीक का प्रपोजल मान लेती। ये याद कर प्रतीक के कदम वहीं रुक गए। उसने कहा, सॉरी, मुझे अभी बाहर जाना चाहिए। इतना कहे वो पीछे घूम गया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसने जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसे पीछे से प्रीत ने हक कर लिया। उसके छूने से ही प्रतीक के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो खुद का कंट्रोल खोने लगा। उसने प्रीत से कहा, प्रीत प्लीज तुम मुझे जाने दो, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। प्रीत बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो चाहो मेरे साथ कर सकते हैं। मैं बहुत स्वार्थी हूँ। जब भी मुझे आपकी जरूरत है मैंने आपसे मदद मांगी, आपने मेरी मदद भी की। लेकिन जब आपको मेरी जरूरत हुई तो मैं पीछे हट गई। मगर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ, वह भी बिना किसी स्वार्थ के। आप जो भी कहेंगे वह करूंगी। सिर्फ आप मुझे शादी के लिए फोर्स मत करना, क्योंकि मैं शादी नहीं कर सकती। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है। लेकिन आपको जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, अपना सब कुछ। प्रतीक प्रीत की तरफ घूमा और उसे किस करने लगा। वैसे तो उसे डर लग रहा था कि कहीं वो प्रीत को चोट ना पहुंचा दे, पर प्रीत के हाँ मिलने के बाद वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। रघु अभी भी बाहर ही बैठा उनका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद प्रतीक का रघु के पास कॉल आया कि वो अंदर आकर प्रीत का सामान लेकर कार में रख दे। रघु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से अंदर गया और प्रीत का सामान उसकी गाड़ी में रखवा दिया। थोड़ी देर बाद दोनों प्रतीक के मेंशन में पहुंच गए। प्रतीक ने उसे उसका कमरा दिखा दिया। वैसे तो वो चाहता था कि प्रीत उसके साथ उसके कमरे में रहे, लेकिन उसे पता था कि प्रीत उसके लिए कभी रेडी नहीं होगी। वक्त बीतता गया। प्रतीक का इलाज भी शुरू हो गया। जब भी प्रीत की फैमिली को पैसों की जरूरत होती, प्रतीक उसकी मदद करता। प्रीत ने भी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से रिजाइन दे दिया था। आजकल वो प्रतीक की पर्सनल असिस्टेंट बन गई थी। हर वक्त वो उसके साथ होती। फ्लैशबैक एंड प्रतीक का फोन बज रहा था। वो अपने अतीत से बाहर आया। एक नजर अपने फोन पर डाली। उसकी माँ साहब का फोन आ रहा था। उसने जल्दी से फोन उठाया। प्रतीक की माँ साहब ने कहा, बेटा मैं और नंदिनी दोनों 1 घंटे में बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तुम हमें लेने आ जाना। प्रतीक हड़बड़ाकर बेड से उठ गया। उसने तुरंत रघु को कॉल लगाया और कहा, रघु जल्दी से कार रेडी करो, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। मासा और नंदिनी बेंगलुरु आ रहे हैं। रघु बोला, सर वह तो ठीक है, पर प्रीत मैडम भी तो यहीं हैं। प्रतीक बोला, तो क्या हुआ, वह यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। रघु कुछ सोचते हुए बोला, सर आप समझ नहीं रहे हैं, उन लोगों ने प्रीत मैडम को कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, आपको पता है ना अभी उनके साथ क्या हुआ था। प्रतीक बोला, मैं ऐसी सिचुएशन में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। प्रीत पीछे से उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसने कहा, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। प्रतीक बोला, अच्छा ठीक है, तुम रघु के अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हो जाओ। वैसे भी वहाँ उसकी बहन अकेली ही रहती है। प्रीत ने अपना सारा सामान अपने दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया और कुछ सामान लेकर रघु के अपार्टमेंट चली गई। 1 घंटे बाद रघु और प्रतीक दोनों एयरपोर्ट अपनी माँ को लेने पहुंच गए। उनके साथ नंदिनी भी थी। वह दोनों को लेकर सीधे अपने मेंशन आया। उन दोनों का कमरा भी रेडी कर दिया गया था और साथ में सारे नौकर को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि वह प्रीत के बारे में उनसे कुछ न कहें। प्रतीक चाहता था कि वह खुद ही प्रीत के बारे में उनसे बात करे, क्योंकि वह नंदिनी से शादी नहीं करना चाहता था। प्रतीक अपनी माँ से बोला, माँ आप आराम कीजिए, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, वह मैं निपटाकर जल्दी आ जाऊंगा। प्रतीक की माँ बोली, एक काम कर, अपने साथ नंदिनी को भी लेता जा। प्रतीक बोला, नहीं, अभी आप लोग थक कर आए हैं, उसे आज आराम करने दीजिए, कल मैं उसे लेकर जाऊंगा। उसकी मासा बोली, ठीक है बेटा, तुम जाओ, हमारी चिंता मत करो।
प्रतीक ऑफिस पहुंच गया था। प्रीत पहले से ही ऑफिस का काम देख रही थी। वह उसके सारे शेड्यूल को तैयार कर रही थी। प्रतीक के आते ही प्रीत बोली, आज 1 घंटे बाद आपकी मीटिंग है। प्रतीक बोला, आज का सारा काम पोस्टपोन कर दो। मैं आज कोई काम नहीं करना चाहता। प्रीत ने पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? प्रतीक बोला, तुम्हें तो पता है कुछ ही दिनों में मेरी शादी है, पर मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तुम जानती हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब तो तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने सही कहा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपकी और आपकी मासा के बीच में नहीं आना चाहती। आपने उनसे वादा किया था कि आप उनकी बात मानेंगे। मैं नहीं चाहती कि उनकी नजरों में मैं गिर जाऊं। प्रतीक ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। मैं चाह कर भी किसी दूसरी लड़की को प्यार नहीं कर सकता। मैं नंदिनी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। प्रीत बोली, एक बात कहूँ, आप एक काम कीजिए, आप मेरे बारे में सब कुछ नंदिनी को बता दीजिए। अगर वह फिर भी आपसे शादी करने के लिए तैयार है तो कोई बात नहीं, आप उससे शादी कर लीजिए। प्रतीक चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। उसने खुद से कहा, तुम ठीक कह रही हो, पर मैं मासा से साफ साफ कह दूंगा कि मैं प्रीत से शादी करूंगा। इधर प्रतीक के जाते ही उसकी मासा प्रतीक के कमरे में गई और उसका रूम चेक करने लगी। वहां उसे प्रीत का कुछ सामान मिला। उनके साथ नंदिनी भी थी। नंदिनी को पता चल गया था कि प्रतीक बेंगलुरु में किसी लड़की के साथ रहता है। नंदिनी रोते हुए मासा के पास चली गई और उन्हें सारी बात बता दी। मासा नंदिनी से बोली, तुम चिंता मत करो, तुम ही हमारे घर की बहू बनोगी। वो जो कोई भी है उसे प्रतीक की जिंदगी से जाना होगा। अभी 2 दिन पहले गोवा में प्रतीक सबके सामने प्रीत को अपने साथ ले गया था। ये बात अभयरीत का पति ने राजस्थान मैनेजर साहब तक पहुंचा दी। ये सुनते ही मैनेजर साहब आग बबूला हो गए। वो प्रतीक की माँ साहब के पास जाकर बोले, मैडम, आपने हमारी बच्ची के साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो वो पता नहीं क्या करेगी। माँ साहब बोली, मैनेजर साहब, आप पहेलियां मत बुझाइए, जो भी बात है साफ साफ बताइए। मैनेजर साहब बोले, वो बेंगलुरु के पीआर डिपार्टमेंट से पता चला है कि आजकल प्रतीक अपने मेंशन में किसी लड़की के साथ रहता है। जो बात मीडिया में आ गई है, मीडिया ने गोवा में दोनों को साथ घूमते हुए देखा है। माँ साहब बोली, मैनेजर साहब, आप चिंता मत कीजिए। प्रतीक ने मुझे वचन दिया है कि मैं जिससे कहूंगी वह उसी से शादी करेगा। आप मेरी और नंदिनी की बेंगलुरु जाने की तैयारियां कीजिए। हम दोनों जल्दी बेंगलुरु जाएंगे। बाहर खड़ी नंदिनी सारी बातें सुन रही थी। वह माँ साहब के पास जाकर बोली, डैड, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैनेजर साहब बोले, बेटा, क्या सच है? इसका पता तो आपको बेंगलुरु जाने के बाद ही पता चलेगा। माँ साहब अपनी यादों से बाहर आईं। उन्होंने वहाँ की मेड से प्रीत के बारे में पूछा, पर किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। सब सिर पे सिर झुकाए थे। तभी एक मेड बोली, सर, प्रीत मैडम सर की सेक्रेटरी हैं। वो पहले यहीं नीचे वाले फ्लोर में रहती थी। वो साहब के सारे काम का ध्यान रखती थी। इससे ज्यादा हमें उनके बारे में नहीं पता। माँ साहब बोली, तो फिर वो हमारे आने से पहले क्यों चली गई? वो मेड बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं। प्रीत मैडम नहीं चाहती थी कि उनके यहाँ रहने से आप सबको किसी तरह की परेशानी हो। माँ साहब सभी को अपना अपना काम करने को बोली और नंदिनी के साथ चली गई। रघुवंशी अंपायर के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। आज प्रतीक का मूड कुछ उखड़ा हुआ था। प्रीत अभी तक ऑफिस नहीं आई थी। मीटिंग में वो सबको डांट लगा रहा था। सब सोच रहे थे कि पता नहीं आज किसकी किसकी सामत आएगी। तभी भागते हुई प्रीत मीटिंग रूम में आई। उसे देखते ही सबकी जान में जान आई। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। मगर प्रतीक गुस्से और नाराजगी के साथ बोला, मिस प्रीत, आपने टाइम देखा है? ये कोई वक्त है ऑफिस आने का? प्रीत बोली, सॉरी सर, वो मैं वक्त पर ही ऑफिस आ गई थी। वो एक जरूरी फाइल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से लेने गई थी। वहाँ मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। इस वजह से मुझे डिस्पेंसरी जाना पड़ा। इसी वजह से मैं लेट हो गई। प्रतीक ने एक नजर प्रीत पर डाली और फिर कहा, आज मीटिंग यहीं खत्म। आशा करता हूँ अगली बार आप सब ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। सब मीटिंग रूम से चले गए। प्रतीक अपने केबिन में चला गया। पीछे से प्रीत भी चली गई। प्रतीक के केबिन में जैसे ही प्रीत एंटर की, प्रतीक ने रिमोट से अपने डोर को लॉक कर दिया। वो प्रीत के पास आ गया और बोला, तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है? तुम्हें ऐसे देख इस दिल में दर्द होता है। इतना बोल वो उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगा। प्रीत भी उसका साथ देने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। प्रतीक बोला,
प्रीत, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं मासा से आज ही बात करूंगा। प्रीत कुछ नहीं बोली। प्रीत जानती थी प्रतीक की मासा इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगी। प्रीत अब भी प्रतीक की बाहों में थी। प्रतीक की आंखों में उसे अपने लिए सिर्फ प्यार नजर आता था। वो भी अब उसे बहुत प्यार करने लगी थी। प्रतीक के ऑफिस के सभी लोग प्रीत की बहुत इज्जत करते थे। वो सभी की हेल्प करती थी। कोई भी उसे गलत नजरों से नहीं देखता था। सभी ये जानते थे कि प्रतीक सर प्रीत मैडम को पसंद करते हैं, पर किसी ने कभी भी दोनों को कुछ गलत करते नहीं देखा था। शाम हो गई थी। प्रीत घर जाने को तैयार हो रही थी। प्रतीक ने उसे फोन किया और बोला, मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। प्रीत भी सीधे प्रतीक की कार में आकर बैठ गई। वो आज बिल्कुल शांत थी। रघु ने कार स्टार्ट कर दी। आज कार के अंदर अलग ही खामोशी थी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चुपचाप बैठे थे। रघु बार बार उन दोनों को रिव्यू मिरर में देख रहा था। दोनों रघु के अपार्टमेंट पहुंच गए। प्रीत कार से उतर गई। प्रतीक ने कहा, अंदर आने को नहीं कहेंगी? प्रीत मुस्कुरा दी और दोनों अपार्टमेंट के अंदर चले गए। प्रतीक वहीं सोफे पर बैठ गया। प्रीत उसके लिए कॉफी बनाने लगी। प्रीत ने प्रतीक से पूछा, रघु कॉफी पिएगा क्या? प्रतीक ने कुछ सोचा और मुस्कुराने लगा। फिर उसने रघु को कॉल कर अपार्टमेंट में बुलाया। रघु भी उनके साथ कॉफी पीने लगा। कॉफी पीने के बाद प्रतीक ने कहा, रघु तुम जाओ और प्रीत की फेवरेट रेस्टोरेंट से आज उनकी पसंद का खाना लेकर आओ। प्रीत बोली, उसकी क्या जरूरत है, मैं खाना बना देती हूँ। वह फिर बोला, नहीं आज तुम खाना नहीं बनाओगी। रघु वहाँ से चला गया। उसके जाते ही प्रतीक ने उसे बाहों में भर लिया। वह बोली, ये क्या कर रहे हैं? प्रतीक, जो कर रहा हूँ करने दो। प्रीत मुस्कुराते हुए, इतना गुस्से में क्यों थे? प्रतीक बोला, मुझे लगा तुम ऑफिस नहीं आओगी, शायद तुम मुझसे नाराज हो गई हो। प्रीत ने प्रतीक के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती। आपके लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो खुशी खुशी दे दूंगी। प्रतीक ने उसे अपने करीब किया और अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उसे किस करने लगा और थोड़ी देर बाद उसे छोड़ते हुए कहा, दोबारा ऐसी बात मत करना। तुम में मेरी जान बसती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो समझ लेना मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्रीत खुद में सोच रही थी, मुझे तुम्हारी जिंदगी से जाना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी शादी किसी और से होने वाली है। उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती। प्रीत अपनी सोच में ही खोई हुई थी तो प्रतीक ने उसे उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो? प्रीत मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, बस यूं ही। प्रतीक जी भर के उसे प्यार करना चाहता था। प्रतीक ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे थे। आज तो प्रतीक का मन उसे बिल्कुल छोड़ के जाने का नहीं था, पर उसे घर भी जाना था। उसने रघु को कॉल कर पूछा, क्या तुम खाना ले आए? रघु बोला, जी सर। रघु खाना लेकर ऊपर आ गया। तीनों ने मिलकर डिनर किया और फिर प्रतीक ने प्रीत को हक किया और कहा, अपना ख्याल रखना। वैसे मुझे जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा। कुछ जरूरत हो तो कॉल कर लेना। फिर प्रतीक ने उदासी के साथ बाय किया और अपने घर की तरफ चला गया। इधर रघुवंशी मेंशन में प्रतीक की माँ साहब बहुत ही गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। प्रीत भी अपने कमरे में उदास बैठी थी। प्रतीक अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लगे प्रीत की तस्वीर को देखे जा रहा था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी माँ साहब किसी बात को लेकर बहुत नाराज हैं। प्रतीक देर रात तक घर पहुंचा। उसकी माँ साहब अभी लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रही थीं। प्रतीक जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। प्रतीक ने पूछा, माँ आप अब तक जाग रही हैं? प्रतीक बोला, माँ मैं वो एक मीटिंग में था। माँ साहब बोली, पर मैंने तो ऑफिस में कॉल किया था, पर आज तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं थी। प्रतीक बोला, माँ क्या हम कल बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत रात हो गई है। आप अभी आराम कीजिए। माँ साहब भी बोली, ठीक है, मैं तुमसे कल सुबह ही बात करूंगी। दोनों अपने कमरे में चले गए। प्रतीक समझ गया था कि शायद माँ साहब को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए उसने भी डिसाइड किया कि सुबह होते ही वह अपनी माँ साहब से बात करेगा। अभी अभी वह प्रीत के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आया था, इसलिए उसे साथ गुजारे हुए वह पल याद आ रहे थे और वह मुस्कुराने लगा। उसने अपना मोबाइल लिया और प्रीत की तस्वीर देखने लगा। प्रीत की तस्वीर देखते देखते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह प्रतीक जॉगिंग के लिए बाहर गया था।
जैसे ही वापस लौटा, नंदिनी और उसकी माँ साहब दोनों बैठकर लिविंग रूम में कॉफी पी रही थीं। माँ ने उसे अपने पास बुलाया। प्रतीक अपनी माँ साहब के पास जाकर बैठ गया। माँ साहब ने पूछा, अब बोलो, रात में तुम क्या कहना चाहते थे? प्रतीक नंदिनी की ओर देखकर बोला, मुझे किसी से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर नंदिनी और माँ साहब एक दूसरे को देखने लगी। प्रतीक के मुंह से ये बातें सुनकर नंदिनी को आंखों से आंसू गिरने लगे और वह उठकर वहां से चली गई। माँ साहब प्रतीक पर नाराज होते हुए बोली, प्रतीक, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है, तो तुमने साफ साफ कहा था नहीं। तब मैंने तुमसे शादी के लिए कहा था। तुमने मेरी पसंद से शादी करने का वादा किया था और मैंने नंदिनी को पसंद कर लिया है। अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। प्रतीक बोला, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। प्रीत मेरी जिंदगी में बहुत पहले से थी, मगर उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने आपसे ये सब कह दिया। लेकिन अब वो शादी के लिए तैयार है। माँ साहब बोली, मैंने मैनेजर साहब को वचन दिया है, उनकी बेटी ही मेरे घर की बहू बनेगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, तुम उस लड़की से शादी कर लो, पर तुम्हें उस लड़की और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। तुम मुझसे अगर शादी करते हो तो मेरा तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम्हें जो करना है सो करो, पर मैं नंदिनी के अलावा किसी और को अपनी बहू नहीं मान सकती। इतना बोल वो वहां से चली गई। प्रतीक चुपचाप वहीं बैठा रह गया। वो बोला, भगवान, तुमने मेरी ऐसी किस्मत क्यों बनाई? जिंदगी भर मैं पिता के प्यार के लिए तरस गया। अब जब मैं किसी को चाहने लगा तो फिर तुम उसे मेरी जिंदगी से दूर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं उसके बिना नहीं जी सकता, पर मैं अपनी माँ को भी दुखी नहीं कर सकता। वो वहां से अपने कमरे में गया और ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा। ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा हुआ था, पर वहां कोई नहीं था। प्रतीक अपनी माँ के कमरे की तरफ जाने लगा। वहां कमरे से निकलकर नंदिनी बाहर आई। उसकी नजर जैसे ही प्रतीक पर गई, वो धीमी आवाज में बोली, प्रतीक, वो माँ साहब ने कल रात से ही कुछ नहीं खाया है। मैं अभी उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने गई थी, पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें भूख नहीं है। प्रतीक ने एक लंबी सांस ली और नंदिनी से कहा, जाएं और माँ साहब के लिए नाश्ता लेकर आएं। इतना बोल प्रतीक अपनी माँ साहब के कमरे में चला गया। उसने जब अपनी माँ को बेड पर लेटे देखा तो कहा, माँ साहब, आप उठकर कुछ खा लीजिए, आपने रात से कुछ नहीं खाया है। माँ साहब नाराजगी से बोली, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। जाओ, तुम्हारी जो मर्जी हो सो तुम करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर तुम मुझे भी मेरे हाल पर छोड़ दो। प्रतीक अपनी माँ साहब का हाथ थाम कर बोला, माँ साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमारा आपके सिवाय इस दुनिया में कौन है? आप जो चाहेंगी, जैसे चाहेंगी वैसा ही होगा। आप चाहती है ना कि मैं नंदिनी से शादी करूं, तो ठीक है, मैं नंदिनी से ही शादी करूंगा। नंदिनी भी नाश्ता लेकर कमरे में आ गई। उसने भी उन दोनों की बातें सुन ली थीं। प्रतीक ने नंदिनी के हाथों से खाने की थाली लेकर अपनी माँ को अपने हाथों से खिलाने लगा। माँ साहब ने नंदिनी से कहा, बेटा जाओ, तुम भी रेडी हो जाओ, आज से तुम भी प्रतीक के साथ ऑफिस जाओगी। प्रतीक बोला, माँ साहब, अभी मैं नंदिनी को अपने साथ ऑफिस नहीं ले जा सकता। अभी मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, लंच टाइम तक ऑफिस लौटूंगा। माँ साहब बोली, अच्छा ठीक है, तुम अभी जाओ, लंच टाइम में नंदिनी तुम्हारे लिए लंच लेकर ऑफिस आएगी। प्रतीक कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही मासा ने रघु को कॉल किया और कहा, मुझे प्रीत से मिलना है, तुम उसके घर का एड्रेस दो, मुझे उससे मिलना है। रघु बोला, पर प्रीत मैडम तो आज सुबह ही एक मीटिंग के लिए निकल गई होंगी। तो ठीक है, मुझे उसका फोन नंबर दो। रघु के पास कोई चारा नहीं था, वह उनकी बात को नकार भी नहीं सकता था, इसलिए उसने प्रीत का फोन नंबर उन्हें दे दिया। प्रतीक के ऑफिस में प्रीत मीटिंग के बाद आ गई थी। वो रिसेप्शन पर प्रतीक का शेड्यूल चेक कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट बोली, मैम, आज सर बहुत गुस्से में हैं, पता नहीं उन्हें आज क्या हो गया, बहुत परेशान भी दिख रहे हैं। प्रीत बोली, ठीक है, मैं उन्हें देखती हूँ। इतना बोल वो प्रतीक के केबिन में चली गई। प्रीत ने देखा प्रतीक अपनी आंखें बंद किए अपनी चेयर में लेटा है। प्रीत बोली, सर क्या हुआ, कोई परेशानी है? प्रीत की आवाज सुन उसे सुकून सा महसूस हो रहा था। वह तुरंत अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ और उसे गले से लगा लिया। प्रीत बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? प्रतीक ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगाए खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। प्रीत अभी भी उसे बहुत प्यारी लग रही थी। प्रतीक ने उसके होठों को चूमने लगा। प्रीत समझ गई कि प्रतीक अंदर से बहुत डिस्टर्ब है। उसने उसे उसके मन की कर लेने दी। आधा घंटा बीत चुका था। प्रतीक सोफे पर प्रीत के साथ बैठा था। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखे जा रहे थे। प्रतीक ने प्रीत को अपने सीने से लगा लिया
और मन में बोला, कैसे तुम मेरे अंदर की सारी फीलिंग को समझ लेती हो। प्रीत प्रतीक के सीने से लगी थी। प्रतीक अब शांत हो चुका था। तभी प्रतीक के कमरे का दरवाजा खुला। नंदिनी प्रतीक का लंच लेकर आई थी। उसने देखा प्रीत प्रतीक के सीने से लगी थी। उसे देखकर उसका खून खौल गया। वो अंदर आ गई। प्रतीक गुस्से से अपने दांत भींचते हुए बोला, तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है कि किसी के कमरे में कैसे जाते हैं। नंदिनी को भी गुस्सा आ गया। वो बोली, मुझे क्या पता था कि इतने बड़े ऑफिस में इस तरह के काम होते हैं। बॉस अपनी पीए के साथ इस तरह से काम करता है। प्रतीक भी गुस्से से बोला, ये मेरा ऑफिस है, मेरी जैसे मर्जी होगी मैं काम करूंगा। तुम कौन होती हो बोलने वाली। नंदिनी बोली, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर वो प्रीत की तरफ देखती हुई गुस्से से बोली, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो। प्रीत वहां से जाने लगी। प्रतीक ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, ये कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो तो तुम जा सकती हो। नंदिनी को बहुत इंसल्ट फील हो रहा था। वो सीधे वहां से बाहर चली गई। प्रीत प्रतीक से बोला, आज आपको क्या हो गया है, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं। जरूर कोई बात है, आप मुझसे छिपा रहे हैं। जो भी है आप मुझे बता दीजिए, अपने दिल का बोझ हल्का कर दीजिए। प्रतीक को चुपचाप खड़ा देख प्रीत बोली, अच्छा ठीक है, आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, चलिए लंच कर लीजिए। प्रतीक ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे जोरों की भूख लग रही थी। उसने कहा, एक शर्त पर खाऊंगा, जब तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी। प्रीत मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं आपको आज अपने हाथों से खिलाऊंगी। और फिर एक प्लेट में खाना निकालकर प्रतीक को खिलाने लगी। प्रतीक को उसके हाथों से खाकर बहुत सुकून सा महसूस हो रहा था। वह मन में सोच रहा था, पता नहीं अब फिर कब तुम्हारे हाथों से इस तरह से खाने का मौका मिलेगा। उसे पता था कि आज घर जाने के बाद मासा उस पर बहुत नाराज होंगी, लेकिन वह कुछ पल प्रीत के साथ सुकून से बिता लेना चाहता था। उसने निश्चय कर लिया, जो होगा वह देखा जाएगा। प्रीत प्रतीक को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और प्रतीक चुपचाप बैठे खाए जा रहा था। उसकी नजरें प्रीत से हटी नहीं रही थीं। उसके हाथों से खाना खाकर उसे एक सुकून सा महसूस हो रहा था। वो जानता था कि नंदिनी घर जाकर उसकी मासा को सारी बातें जरूर बताएगी, पर वह कुछ पल अकेले प्रीत के साथ बिताना चाहता था, क्योंकि उसके बाद पता नहीं वह कभी इस तरह प्रीत के साथ वक्त बिता पाया नहीं। प्रीत भी ये जानती थी कि प्रतीक की शादी नंदिनी से होने वाली है। प्रतीक की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती थी। वो अंदर से बहुत दर्द में थी, मगर उस दर्द को वो प्रतीक को नहीं दिखाना चाहती थी। वो जानती थी कि उसकी आंखों से आंसू प्रतीक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्रीत ने मुस्कुराते हुए प्रतीक को अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर प्रतीक ने भी प्रीत को खिलाया। लंच ब्रेक खत्म हो चुका था। सभी अपने कामों में लग गए। प्रतीक की एक मीटिंग थी, वो मीटिंग के लिए चला गया। उसके जाने के बाद प्रीत ने अपना सारा सामान ऑफिस से समेट लिया और रिसेप्शन में अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। वो बोली, ये तुम प्रतीक सर को कल दे देना। प्रीत वहां से चली गई। वो सीधे रघु के अपार्टमेंट पहुंची। उसने धीरे धीरे अपने सारे सामान को समेट लिया। उसने डिसाइड कर लिया था कि आज वह इस घर और इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि वह ना तो प्रतीक की तकलीफ देख सकती थी और न वह चाहती थी कि प्रतीक उसकी तकलीफ देखे। प्रीत का फोन रिंग हो रहा था। उसे लगा कि प्रतीक का कॉल होगा, पर किसी अनोन नंबर से कॉल था। प्रीत ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज थी। वह बोली, मैं प्रतीक की माँ बोल रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। प्रीत बोली, ठीक है, मगर आप कहाँ मिलना चाहती हो। प्रतीक की माँ ने उससे पूछा, तुम कहाँ हो। उसने रघु के घर का अपार्टमेंट का एड्रेस बता दिया। वह बोली, मैं वहीं आ रही हूँ। इतना बोल फोन रख दिया। प्रीत अपना सारा सामान समेट चुकी थी। उसने एक नोट रघु के लिए उसकी बहन के कमरे में रख दिया था। वह प्रतीक की माँ के आने का इंतजार करने लगी। आधे घंटे के बाद डोरबेल बजी। प्रीत ने दरवाजा खोला। प्रतीक की माँ अंदर आ गई। उसने एक नजर प्रीत को ऊपर से नीचे देखा। उन्होंने कहा, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो, शायद इसीलिए प्रतीक तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। प्रीत कुछ नहीं बोली। उसने उन्हें ग्रीट किया और अंदर आने को कहा। प्रतीक की माँ वहीं सोफे पर बैठ गईं। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम बोलो, बहन मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम मेरे बेटे के साथ सिर्फ पैसों के लिए ही रहती हो। प्रीत मुस्कुराई और बोली, आपने ठीक कहा,
मैं प्रतीक के साथ पैसों के लिए ही रहती हूँ, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। आप चिंता मत कीजिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आज इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑफिस में अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया है। मैं आज रात ही शहर को छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि अगर प्रतीक को जरा सी भी भनक लगी तो वह मुझे जाने नहीं देगा। जब तक प्रतीक को मेरे जाने की बात पता चलेगी, मैं बहुत दूर हो चली होंगी। प्रतीक की माँ बोली, कहीं तुम हम लोगों के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? प्रीत मुस्कुराते हुए, नहीं, मैंने प्रतीक को सच्चे दिल से चाहा है। मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। प्रतीक की माँ बोली, पर मैं चाहती हूँ कि तुम प्रतीक की शादी में शामिल हो। प्रीत हंसने लगी और बोली, लगता है आप अपने बेटे की शादी नंदिनी से करवाना नहीं चाहती। मैं अगर प्रतीक के सामने रहूंगी तो वो कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं होगा। फिर उसने कहा, ठीक है, आप चाहती हैं ना, तो फिर आप मुझे प्रतीक की शादी की डेट बता दीजिएगा। मैं शादी में पहुंच जाऊंगी। फिर उसने कॉन्फिडेंटली कहा, अब आप जाइए, प्रतीक के आने का वक्त हो गया है। उसकी मीटिंग तो खत्म हो गई होगी। वो सीधे मुझसे ही मिलने आएगा। मैं नहीं चाहती कि वो आपको यहाँ देखे। वैसे भी मुझे उसके लिए खाना बनाना है। आज की रात शायद मैं आखिरी बार उससे अच्छी तरह से मिल लूं। आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा टाइम से घर पहुंच जाएगा। प्रतीक की माँ वहां से चली गई। नीचे अपार्टमेंट की बेसमेंट के पार्किंग में प्रतीक की माँ कार में बैठी और ड्राइवर को बिला चलने को कहा। उसने प्रतीक को कॉल कर दिया। प्रतीक बोला, मासा, मैं एक मीटिंग में हूँ, घर लौटने में देर हो जाएगी। प्लीज आप खाना खा लीजिएगा और आराम कीजिएगा। कल की तरह आप मेरा इंतजार नहीं कीजिएगा। मासा अपनी कार की खिड़की से देख रही थी। रघु ने कार का दरवाजा खोला और प्रतीक उससे बाहर निकला। प्रतीक के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। मासा उसके इस खिले हुए चेहरे को देखे जा रही थी। कितने दिनों बाद वो प्रतीक को ऐसे खुश देख रही थी। एक पल के लिए उन्हें भी लगा कि कहीं वो प्रतीक की खुशियों को उससे छीन तो नहीं रही। प्रतीक अंदर अपार्टमेंट में चला गया। प्रतीक के जाते ही रघु धीरे धीरे उस कार के पास आ गया जिसमें माँ साहब बैठी हुई थी। रघु ने जैसे ही उन्हें देखा, अपना सिर झुकाकर उन्हें ग्रीट किया और पूछा, मैम आप यहाँ? मासा ने ड्राइवर को बाहर जाने को कहा और रघु को अंदर बैठने को कहा। रघु अंदर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। मासा बोली, रघु, मुझे प्रीत और प्रतीक के रिश्ते के बारे में जानना है। रघु बोला, मैडम, ये तो नजरिए की बात है। मेरे नजरिए से देखिएगा तो उन दोनों का रिश्ता बहुत ही पाक है। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। प्रीत मैडम एक गरीब परिवार की बेटी थी। वो अपने घर की खराब माली हालत को देखते हुए यहाँ पर काम की तलाश में आ गई। वो सर के ऑफिस में ही काम करती थी। वो जब पहली बार सर से मिली, तभी सर उसे पसंद करने लगे। फिर रघु उन्हें सारी बात बताता गया, कैसे वो दोनों करीब आए। जब से प्रीत उसकी जिंदगी में शामिल हो गई है, प्रतीक की बीमारी का असर उसके सामने नहीं होता है। रघु बोला, पर ये समाज उन दोनों को गलत नजरिए से देखता है। रघु उन्हें सारी बातें बताकर वहाँ से चला गया। माँ साहब अपने विला पहुँच गईं। उन्हें प्रीत का वो मासूम सा चेहरा दिखाई दे रहा था। उन्होंने सोचा, कहीं वो उन दोनों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही। इधर रघु के अपार्टमेंट में प्रीत आज प्रतीक के पसंद के कपड़े पहने हुए थी। उसने प्रतीक की पसंद का खाना बनाया था। उसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। तभी डोरबेल बजी और प्रीत ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और एक नकली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर डाल डोर ओपन करने लगी। प्रीत ने जैसे दरवाजा खोला, प्रतीक एक लाल गुलाब लेकर खड़ा था। प्रतीक ने उसे लाल गुलाब दिया और उसे गले लगा लिया। दोनों अंदर चले गए। प्रतीक बोला, प्रीत, इन आंसुओं को मत छिपाओ, इन्हें बह जाने दो। प्रीत बोली, पर मेरी आंखों में आंसू कहाँ हैं? प्रतीक ने उसके दोनों आंखों को किस किया और प्रीत की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रीत रो रही थी। प्रतीक बोला, प्रीत, तुम एक बार सिर्फ शादी के लिए हाँ कह दो, मैं सब कुछ छोड़ तेरे पास आ जाऊंगा। प्रीत बोली, नहीं प्रतीक, तुमने अपनी माँ साहब को जो वचन दिया है उसे पूरा करो। मेरी चिंता मत करो। तुम मेरी आत्मा में बसते हो और हमेशा वहाँ बसते रहोगे। तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं ले सकता। मैं इन प्यारी यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी और तुम मुझे कभी कभी याद कर लेना। प्रतीक बोला, तुम मेरी सांसों में बसती हो। जब तक ये सांस चल रही है तुम मेरे पास ही रहोगी। प्रीत अपनी बाहें प्रतीक के गले में डाल उसके होठों को चूम लिया। प्रतीक ने भी उसे अपने गोद में उठा लिया और बेडरूम की तरफ चला गया। रात के 11 बज गए थे। प्रीत और प्रतीक दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। प्रीत ने घड़ी की सुइयों पर एक नजर दौड़ाई और बोली, प्रतीक, अब आप जाएं। आपकी माँ साहब आपका इंतजार कर रही होंगी।
प्रतीक प्रीत को अपने और करीब करते हुए बोला, पता नहीं क्यों, पर आज मेरा मन तुम्हें छोड़कर जाने का नहीं हो रहा है। प्रीत बोली, पर आपको जाना तो पड़ेगा ना, कल वैसे भी आप राजस्थान चले जाएंगे। प्रतीक बोला, इसलिए तो आज की सारी रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। प्रीत बोली, चिंता मत कीजिए, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आपके पास ही होंगी। प्रतीक ने उसके माथे को चूम लिया और वहां से उठ गया। वो रेडी होकर जैसे बाहर की ओर जाने लगा, प्रीत ने उसे पीछे से हक कर लिया। प्रतीक बोला, तुम भी हमारे साथ राजस्थान चलो, मैं मासा से बात करता हूँ। प्रीत बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्रतीक बोला, कल तुम वापस बिला में शिफ्ट हो जाना, कल सुबह ही हम लोग निकल जाएंगे। प्रतीक वहां से चला गया। प्रीत भी प्रतीक के जाने के बाद बैठकर रोने लगी। वो खुद बोली, मैं कैसे जीऊंगी आपके बिना। अचानक उसे चक्कर आने लगे। उसने खुद को संभाला और वहीं बैठ गई। उसने कैब बुक किया और फिर स्टेशन चली गई। उसने घड़ी में समय देखा और वेटिंग रूम की तरफ चली गई। इधर रघु भी अपने अपार्टमेंट अपना सामान लेने आया। उसने देखा गेट बाहर से लॉक है। वो सोचने लगा, इतनी रात को प्रीत मैडम कहाँ गई होगी। ये सोचकर उसने तुरंत अपना फोन निकाला और वो प्रीत को कॉल करने ही जा रहा था कि उसे प्रीत के मैसेज दिखे। रघु ने झट से मैसेज खोला। प्रीत ने लिखा था, रघु, घर की चाबी गमले के नीचे है। रघु ने गमले के नीचे से चाबी निकाली और अंदर चला गया। उसने प्रीत का कमरा देखा, वहाँ प्रीत का कोई भी सामान नहीं था। फिर वो अपनी बहन के कमरे में गया। वो बेड पर लेट गया। वो सोच रहा था कि प्रतीक सर और प्रीत मैडम कैसे एक दूसरे के बिना रहेंगे। तभी उसकी नजर सामने रखे पेपर पर गई जिसमें कुछ लिखा था। उसने जल्दी से वो पेपर उठा लिया। उसने देखा प्रीत ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा है। उसमें लिखा था, रघु, मैं प्रतीक सर को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। उनका ख्याल रखना। मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि तुम प्रतीक से कुछ छिपा नहीं सकते। तुम उन्हें बता दोगे। और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से प्रतीक सर की मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। रघु की आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था कि प्रतीक सर प्रीत मैडम के बिना रह पाएंगे। पता नहीं वो अपना दर्द कैसे छिपाएंगे। अगले दिन सुबह सब राजस्थान जाने के लिए रेडी थे। प्रतीक एक आखिरी बार प्रीत से मिलना चाहता था। उसने प्रीत को कॉल किया। प्रीत ने कॉल उठा लिया। वो जानती थी कि अगर वो कॉल नहीं उठाएगी तो प्रतीक उससे मिलने अपार्टमेंट आ जाएगा। प्रतीक बोला, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। प्रीत बोली, नहीं, हम दोनों का मिलना सही नहीं। वैसे भी मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। आपको आपकी शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। इतना बोल प्रीत ने फोन काट दिया और फोन स्विच ऑफ कर दिया। उधर प्रतीक बहुत बेचैन था। उसने रघु से कहा, शायद प्रीत मुझसे नाराज है। रघु बोला, नहीं सर, ऐसा नहीं है। उन्हें डर है कि उनसे मिलने के बाद आप कमजोर न पड़ जाएं। तभी मासा आते हुए बोली, रघु, सारी तैयारी हो गई है क्या। रघु बोला, जी मैडम। सब कार में बैठ गए। रघु ने सारा सामान कार में रखवा दिया। थोड़ी देर बाद सब प्रतीक के प्राइवेट जेट में थे। दूसरी तरफ प्रीत भी दिल्ली पहुंच चुकी थी। उसने एक कैब बुक किया और एक एड्रेस ड्राइवर को देते हुए बोली, हमें यहाँ जाना है। करीब आधे घंटे बाद ही कैब ड्राइवर उस एड्रेस पर प्रीत को पहुंचा दिया। प्रीत कार से उतरी और सामने लगे बोर्ड को देखने लगी। उस बोर्ड पर लिखा था, वसुंधरा अनाथालय। वो जैसे ही अंदर पहुंची, सामने से एक 50 साल की औरत बाहर आई और उसे गले लगाते हुए बोली, आ गई बेटा, कैसी है तू। प्रीत भी मुस्कुराती हुई बोली, काकी मैं ठीक हूँ। आज के बाद मैं भी यहीं रहूंगी। मेरा भी अब इस दुनिया में कोई नहीं। आज मैं भी अनाथ हो गई। उस औरत का नाम साधना था। वसुंधरा उसी की माँ का नाम था। उसकी माँ ने अपना सब कुछ उस अनाथालय को दे दिया था। प्रतीक भी इस अनाथालय से जुड़ा था। साधना प्रतीक की माँ की दोस्त थी, पर यह बात प्रीत को नहीं पता थी। 3 साल पहले वो प्रतीक के साथ यहाँ आई थी। वो यहाँ सबसे घुल मिल गई थी। जैसे ही बच्चों की नजर उस पर गई, वो भागते हुए उसके पास आ गए। साधना बोली, चलो अभी दीदी को फ्रेश होने दो और थोड़ी देर आराम करने दो। दीदी कुछ दिन तुम लोगों के साथ ही रहेगी। सब बच्चे बहुत खुश हो गए। साधना जी बस प्रीत को ही देखे जा रही थी। 3 साल पहले जब वो प्रतीक के साथ आई थी तो कितनी खुश और खिली खिली नजर आ रही थी, और आज उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसके चेहरे पर बनावटी खुशी थी। उधर प्रतीक भी राजस्थान पहुंच गया था। रघुवंशी महल में उन सबका स्वागत बड़े जोर शोर से हुआ। सभी अंदर महल चले गए। मैनेजर साहब पहले से ही वहाँ थे। अपनी बेटी नंदिनी के चेहरे पर ये मुस्कुराहट देख बहुत खुश हो गए। नंदिनी भागती हुई उनके गले लग गई।
प्रतीक अपने कमरे में आराम करने चला गया। उसने सबसे पहले प्रीत को कॉल लगाया। उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसने थोड़ी देर पहले भी उसे कॉल किया था, उस वक्त भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। प्रतीक ने ऑफिस में भी कॉल लगाया। वहाँ पता चला कि प्रीत मैडम अपना रेजिग्नेशन लेटर कल रात को ही देकर चली गई थी। ये सुनकर प्रतीक शॉक्ड होते हुए गुस्से से अपने फोन को पटक दिया। प्रतीक बोला, नहीं, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो आईने के सामने खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस आईने से उसका प्रतिबिंब कह रहा हो, प्रतीक, प्रीत ने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने प्रीत को छोड़ दिया। उसके पास तो कोई भी नहीं जिसके कंधे पर सर रखकर वो अपना दर्द बांट सके। प्रतीक की आत्मा उसे कचोट रही थी। उसने गुस्से में अपना हाथ उस शीशे पर मार दिया। शीशा चकनाचूर होकर बिखर गया। शीशा टूटने की आवाज सुनकर प्रतीक की मासा भागती हुई आई। अभी अभी नंदिनी मैनेजर साहब के साथ अपने घर गई थी। शाम को कुलगुरु आने वाले थे, तो शाम को मासा ने उन दोनों को बुलाया था। रघु भी शीशे टूटने की आवाज सुनकर मासा के पीछे आया। मासा बोली, क्या हुआ, ये कैसे टूटा? प्रतीक के हाथों से खून बह रहा था। मासा चिल्लाते हुए एक नौकर को आवाज देते हुए बोली, शंभू जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। शंभू भी बॉक्स लेकर आ गया। मासा ने जैसे ही उसके हाथ को पकड़ा, प्रतीक ने अपने हाथों को झटक दिया। मासा कुछ बोलती उसके पहले रघु बोला, मासा आप रहने दीजिए, मैं हूँ ना, मैं सर की पट्टी कर देता हूँ। रघु प्रतीक की पट्टी कर रहा था। प्रतीक चुपचाप उसी की ओर देख रहा था। उसने एक शब्द भी उससे कुछ नहीं कहा। रघु प्रतीक की नजरों को देखकर ही सब समझ गया कि उनके दिल में क्या चल रहा है। रघु बोला, सॉरी सर, मैंने आपसे झूठ कहा था। प्रीत मैम कल रात को ही घर छोड़कर चली गई थी। रघु ने अपने पॉकेट से प्रीत के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी निकाली और प्रतीक को दे दिया। प्रतीक ने वह चिट्ठी ली और उसे पढ़ने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोचने लगा, आखिर प्रीत कहाँ गई होगी, वह कैसे अकेले सबका सामना करेगी। प्रतीक को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। प्रतीक ने पूछा, कल तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? रघु बोला, सर मैडम से मेरी मुलाकात आखिरी बार ऑफिस में हुई थी, पर एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल रात मैंने बड़ी मैडम की कार मैंने अपार्टमेंट के पास देखी थी। मुझे लगता है बड़ी मैडम कल रात प्रीत मैडम से मिलने गई थी। रघु, ये तुम क्या कह रहे हो? अब तो मुझे ये बात आप बता रहे हो। रघु बोला, सर वैसे भी अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। आज शाम को आपकी एंगेजमेंट और शादी की तारीख तय हो जाएगी। शाम को ही आपके कुलगुरु आ रहे हैं। प्रतीक ने एक लंबी सांस लेकर कहा, रघु, मैं जीते जी प्रीत के अलावा किसी और को अपने करीब भी नहीं आने दूंगा। मासा चाहती है ना कि नंदिनी की शादी मुझसे हो, तो ठीक है, मैं उससे शादी तो कर लूंगा, मगर वह मेरी पत्नी कभी नहीं बनेगी। वह सिर्फ मासा की बहू रहेगी। रघु बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैंने मैडम का पता लगाने के लिए अपने आदमी लगा दिए हैं। उनका पता जल्दी ही चल जाएगा। आप अभी आराम कीजिए, जैसे उनका पता लगेगा मैं आपको उनकी खबर दे दूंगा। इतना बोल रघु वहाँ से चला गया। बाहर आकर उसने एक नौकर से प्रतीक के कमरे को साफ करने को कहा और वो बाहर जा रहा था कि माँ साहब ने उसे बुला लिया। माँ साहब ने पूछा, रघु, वो इतने गुस्से में क्यों है, क्या हुआ उसे? रघु बोला, बड़ी मालकिन, प्रतीक सर को प्रीत मैडम के बारे में पता चल गया। उन्होंने ऑफिस से रिजाइन दे दिया है और वह कहीं चली गई हैं। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गई हैं। इसलिए गुस्से में प्रतीक सर ने खुद को चोट पहुँचाई। एक बात कहूँ बड़ी मैडम, सर प्रीत मैडम के बिना नहीं रह पाएंगे। आप उनकी शादी भले ही नंदिनी मैडम से करवा दें, पर उन्होंने अभी मुझसे एक बात कही, वो ये शादी सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको वचन दिया था। मगर उनके दिल में नंदिनी मैडम कभी नहीं बस सकती। उनके दिल में सिर्फ मैडम ही रहेंगी। उन्होंने कहा कि नंदिनी इस घर की बहू तो बन जाएगी, पर उसकी पत्नी कभी नहीं बनेगी। रघु आकर बोला, बड़ी मैडम, इस शादी से किसी का कोई भला नहीं होगा। तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। इससे कुछ नहीं बिगड़ा। आप प्रीत मैडम को अपना लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही मासा गुस्से से चिल्लाई, रघु, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है, अपनी औकात में रहो। तुम सिर्फ एक नौकर हो, तुम्हें हमारे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं, और आज से तुम प्रतीक के आसपास भी नहीं रहोगे। रघु बोला, मैडम, आपने जो कहा मैं नहीं मान सकता। मैं सिर्फ प्रतीक सर के ही ऑर्डर मानता हूँ और किसी के नहीं। जब तक प्रतीक सर मुझे खुद से दूर रहने को नहीं कहेंगे, मैं उनसे दूर नहीं जाऊंगा। इतना बोल रघु वहाँ से निकल गया। मासा ने गुस्से से कहा, शंभू, ये आदमी मुझे महल के अंदर नहीं दिखना चाहिए। रघु ने भी उनकी बातें सुन ली थी। वो
चुपचाप महल के बाहर चला गया, पर उसके आदमी अभी भी महल के अंदर थे। उसे वहां की पल पल की खबर पहुंचा रहे थे। शाम का वक्त, कुलगुरुजी महल पहुंच चुके थे। मैनेजर साहब और नंदिनी भी आ चुके थे। तभी मासा भी आ गईं। उन्होंने कुलगुरु को प्रणाम किया। फिर मासा ने दोनों की कुंडली मंगवाई और कुलगुरुजी को दे दिया। कुलगुरुजी कुंडली देख रहे थे। उन्होंने कहा, आप अपने लड़के को बुलवाइए। मासा ने शंभू को प्रतीक को बुलाने के लिए कहा। प्रतीक कोई बिना सवाल किए चुपचाप वहां आकर बैठ गया। उसने कुलगुरु को प्रणाम किया। कुलगुरु से देखते हुए बोले, ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करेगा। जल्द ही इस घर को उसका वारिस भी मिल जाएगा। मासा बोली, पर आपने तो कुंडली तो देखी भी नहीं। कुलगुरु बोले, कुंडली की जरूरत नहीं है, मैं आपकी मस्तिष्क रेखा देखकर बता रहा हूँ। प्रतीक खुद से बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी नंदिनी को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इधर प्रतीक की मासा, नंदिनी और मैनेजर साहब कुलगुरु की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। गुरुजी ने अगले 3 दिनों बाद सगाई और उसके अगले सप्ताह शादी की तिथि निकाली। कुलगुरु जब जाने लगे तो मासा ने प्रतीक से कहा, जाओ बेटा, गुरुजी को उनके आश्रम तक छोड़ आओ। प्रतीक का वैसे भी महल में दम घुट रहा था। वो अपनी मासा की बात मानकर गुरुजी को छोड़ने चला गया। उन्हें देख रघु ने जल्दी से कार निकाली। प्रतीक ने गुरुजी के लिए दरवाजा खोला। गुरुजी अंदर बैठ गए। उन्होंने प्रतीक को अपने बगल में बैठने को कहा। प्रतीक भी उनके पास बैठ गया। रघु ड्राइव करने लगा। प्रतीक चुपचाप बैठा था। गुरुजी बोले, व्यर्थ की चिंता मत करो, वो खुद तुम्हारे पास आएगी। तुम उसे बहुत प्रेम करते हो ना। प्रतीक गुरुजी की ओर देखने लगा। बस तुम्हें ये सोचना है कि तुम उसे अपने पास कैसे बुलाओगे। प्रतीक खुश होता हुआ बोला, क्या आप सच कह रहे हैं गुरुजी? हाँ, वो लड़की अगर सच्चा प्रेम तुझसे करती है तो वो जरूर आएगी। गुरुजी का आश्रम भी आ गया। प्रतीक उन्हें छोड़कर वहां से वापस लौट रहा था। उसने रघु से पूछा, क्या हुआ? तब से देख रहा हूँ तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है। रघु प्रतीक से माफी मांगते हुए बोला, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो मैंने प्रीत मैडम के लिए आपकी मासा से बहस कर ली। मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती। प्रतीक बोला, तुम चिंता मत करो, अब मासा खुद ही प्रीत को ढूंढकर मुझसे शादी करवाएंगी। रघु सोचने लगा, आखिर सर ऐसा क्या करने वाले हैं जो उनकी मासा खुद ही प्रीत मैडम से सर की शादी करवाएंगी। महल आ गया था। प्रतीक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देख मासा और नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। रात हो गई थी। सब डिनर के लिए डाइनिंग पर बैठे थे। मासा बोली, बेटा तुम दोनों की सगाई में सिर्फ 3 दिन ही हैं, सब कैसे होगा? प्रतीक बोला, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा। कल आप सब रेडी रहिएगा। सुबह के 10 बज गए थे। आज सुबह सुबह महल में सभी तैयार थे। तभी प्रतीक अपने कमरे से बाहर आया। वो अभी तक अपने नाइट वियर में ही था। अचानक उसने आवाज दी, प्रीत मेरी चाय। फिर वो कुछ सोचने लगा। रोज प्रीत ही ऑफिस में 10 बजे उसे चाय देती थी। तभी नंदिनी एक कप चाय लेकर उसके पास आई। प्रतीक ने एक घूंट पीकर शंभू को चिल्लाते हुए बोला, काका किसने ऐसी वाहियात चाय बनाई है? तभी मासा दूसरा कप चाय का पीते हुए बोली, इसमें क्या खराबी है? प्रतीक बोला, मुझे ये चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रतीक खुद ही किचन चला गया और चाय बनाने लगा। सारे नौकर प्रतीक को आंखें फाड़े देख रहे थे। प्रतीक ने एक कप अपनी मासा को देते हुए बोला, आप इसे पीकर देखिए। जैसे मासा ने एक घूंट पिया, वो बोली, वाकई ये तो बहुत अच्छी है, ये तुमने कहाँ से सीखी? प्रतीक बोला, प्रीत से। जब कभी उसकी तबीयत खराब होती थी तो मैं उसे बनाकर देता था। इतना बोल वो अंदर रेडी होने चला गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो उसने कहा, ये रघु कहाँ है? सवेरे से नहीं दिखा। नंदिनी बोली, मासा ने उसे महल के अंदर आने से मना किया है, इसलिए आज से तुम्हारे लिए मैंने नया ड्राइवर रख दिया है। प्रतीक भी गुस्से से चिल्लाया, अभी तुम मेरी बीवी बनी नहीं हो। आज तक मैंने ये हक किसी को नहीं दिया कि वो रघु से बदतमीजी करे। वो सिर्फ मेरा ड्राइवर नहीं है, वो मेरा दोस्त, भाई और मेरे दुख सुख का साथी है। वो गुस्से से तमतमाते हुए बाहर चला गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, उसे रघु कहीं नहीं दिखा। वो महल से बाहर निकल सामने एक चबूतरे पर वो बैठा था। प्रतीक ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और बोला, एक पल के लिए तो मैं डर गया था, मुझे लगा कहीं तू भी तो मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। रघु बोला, सर आपको छोड़कर मैं भला कहाँ जाऊंगा? प्रतीक बोला, चल अंदर चल। रघु भी कभी प्रतीक की बात नहीं टालता था। वो प्रतीक के पीछे आ गया। अंदर नंदिनी मासा के पास रोए जा रही थी। वो बोली, मासा आखिर मेरी गलती क्या है?
जो ये मुझ पर सुबह से खपा है। मासा बोली, सब ठीक हो जाएगा, उसे थोड़ा वक्त दो। तभी एक नौकर आया और बोला, छोटे मालिक सबको बाहर बुला रहे हैं। बाहर ड्रेस डिजाइनर आए हुए थे। कुछ ही देर में वहाँ के सबसे बड़े ज्वेलर्स भी अपनी मशहूर डिजाइन लेकर वहाँ पहुँच गए थे। आज दिन भर सब मिलकर खूब शॉपिंग की। प्रतीक बोला, मासा अब तो आपकी सारी तैयारियां हो गईं, अब तो कुछ बाकी नहीं, आप खुश हैं ना? मासा बोली, हाँ बेटा। अगले दिन आज प्रतीक और नंदिनी की सगाई थी। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। मेहमान भी आने लगे थे। पूरा महल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। प्रतीक ने 3 पीस सूट पहना हुआ था। वहीं नंदिनी ने खूबसूरत सा लहंगा और मैचिंग ज्वेलरी पहनी हुई थी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मासा ने प्रतीक को पहले अंगूठी पहनाने को कहा। नंदिनी ने जैसे ही प्रतीक की कलाई अंगूठी पहनाने के लिए पकड़ी, प्रतीक की एक चीख निकल गई। सब घबराते हुए प्रतीक की तरफ देखने लगे। चंद मिनटों में प्रतीक के पूरे शरीर पर रेशेज उभर आए। डॉक्टर प्रदीप जल्दी से उसे चेक करने आए। नंदिनी ने जैसे ही प्रतीक का हाथ पकड़ा, प्रतीक उसे झटकते हुए बोला, दूर रहे मुझसे। आज तक नंदिनी ने कभी भी प्रतीक को टच नहीं किया था। प्रतीक उससे दूरी बनाकर रहता था। डॉक्टर प्रदीप बोले, इन्हें अंदर कमरे में ले चलिए। रघु भागता हुआ आया और बोला, आप सब दूर रहिए। वो प्रतीक को उसके कमरे में ले गया। फिर दराज से कुछ दवाइयाँ प्रतीक को देते हुए बोला, जल्दी दवाई खा लीजिए। बाहर सभी लोग सोच रहे थे कि अचानक क्या हो गया। सभी गेस्ट चले गए। साधना जी भी आज इस सगाई में आई थी। दूसरी तरफ प्रीत को भी पता चल गया था कि आज प्रतीक की सगाई है। साधना जी भी सगाई अटेंड करने जा रही थी। उन्हें भी प्रीत के लिए बुरा लग रहा था। साधना जी ने अपने अनाथालय में कॉल किया और प्रीत को सारी बात बता दी। प्रीत ने जैसे प्रतीक के बारे में सुना, उसकी हालत खराब हो गई। उसने तुरंत अपने मोबाइल को ऑन किया और प्रतीक को कॉल करने लगी। प्रतीक का फोन बज रहा था। प्रतीक ने रघु को फोन उठाने का इशारा किया। रघु ने जैसे प्रीत का नाम प्लेस होते हुए देखा, उसने तुरंत फोन प्रतीक को दे दिया। प्रतीक ने धीरे से हेलो कहा। दूसरी तरफ से प्रीत के रोने की आवाज आने लगी। उसने रोते हुए पूछा, आप कैसे हो? मैंने सुना आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। प्रतीक मुस्कुराते हुए बोला, चलो पहले अपने आंसू पोंछो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी रघु जल्दी से प्रतीक का फोन ले लिया और बोला, सर बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत है। आप कहाँ हैं? प्रीत बोली, मैं दिल्ली वसुंधरा अनाथालय में हूँ। रघु बोला, आप जल्दी से रेडी हुई, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। प्रतीक बोला, ये क्या कर रहे हो रघु? प्रीत यहाँ नहीं आ सकती, मैंने मासा को वचन दिया है। रघु को प्रतीक की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो दर्द से छटपटा रहा था। रघु चिल्लाते हुए बोला, ये कैसा वचन जिसकी वजह से आपकी जान चली जाए? मासा भी गुस्से से बोली, सिर्फ तुम्हें ही इसकी चिंता नहीं है, ये मेरा इकलौता बेटा है। रघु बोला, आपको पता है, जब भी प्रतीक सर अपनी बीमारी के चलते बेकाबू हो जाते थे ना, तो प्रीत मैडम के सामने होने पर और इन्हें छू लेने भर से ही ये बिल्कुल शांत हो जाते थे। इसलिए प्रतीक सर प्रीत मैडम को हमेशा अपने साथ रखते थे। उनके साथ रहने से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मासा बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? इस बारे में किसी ने आज तक कुछ बताया नहीं। डॉक्टर प्रदीप ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया ताकि उसे कुछ आराम मिल सके। 2 घंटे बीत चुके थे। रघु चुपचाप बैठा था। तभी बाहर हेलीकॉप्टर के उतरने की आवाज आई। सभी बाहर देखने गए। मासा ने रघु से कहा, जाओ महल की छत पर, तुम्हारी मैडम आई हुई हैं, उन्हें लाने नहीं जाओगे? रघु बोला, मासा आपने? मासा ने हाँ में सिर हिलाया। प्रीत पहली बार राजस्थान आई थी। प्रीत हेलीकॉप्टर से जैसे उतरी, उसकी नजर रघु पर गई। वो भागती हुई रघु के पास आ गई और बोली, प्रतीक कैसे हैं? रघु कुछ नहीं बोला। प्रीत रघु के पीछे प्रतीक के कमरे में आ गई। वो भागती हुई प्रतीक के पास पहुंच गई। उसने रघु को बाहर जाने को कहा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर नंदिनी मासा से बोली, ये सब क्या है? आपने उसे अंदर कैसे जाने दिया? मासा बोली, मेरे बेटे की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर प्रीत ही मेरे बच्चे को ठीक कर सकती है तो यही सही। अंदर कमरे में प्रीत ने प्रतीक के होठों को चूम लिया। प्रतीक नींद में भी उसे महसूस कर रहा था। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके करीब जाते ही प्रतीक नींद में भी एक सुकून सा महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद प्रीत कमरे से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मासा जल्दी से अंदर गई। प्रतीक आराम से सो रहा था। उसके रेसेज गायब हो चुकी थी। प्रीत को काफी थकान महसूस हो रही थी। उसने रघु से एक गिलास पानी के लिए कहा।
रघु उसे पानी देता उससे पहले ही प्रीत को चक्कर आ गए। वो गिरने को हुई कि मासा ने उसे थाम लिया। वो बेहोश हो चुकी थी। सभी लोग घबरा गए। मासा ने डॉक्टर प्रदीप को उसे चेक करने को कहा। डॉक्टर प्रदीप बोले, आप सभी बाहर जाइए। सभी बाहर चले गए। उन्होंने मासा को रुकने को कहा। मासा बोली, क्या बात है? डॉक्टर प्रदीप बोले, ये लड़की प्रेग्नेंट है। पहले तो वो भी चौंक गई, फिर उसे कुलगुरु की बात याद आ गई। मासा ने कहा, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर प्रदीप ने कहा, ठीक है, वैसे से कुछ देर में होश आ जाएगा। थोड़ी देर बाद प्रतीक की नींद खुल गई। उसे प्रीत के अपने आसपास होने की फीलिंग आ रही थी। प्रतीक अपने कमरे से बाहर आया। उसने रघु से पूछा, प्रीत कहाँ है? रघु बोला, पर प्रीत मैडम यहाँ कहाँ से आएगी? प्रतीक रघु से बोला, रघु प्लीज मजाक मत कर, मुझे उसके होने का एहसास हो रहा है। मासा सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वो नंदिनी के पास जाकर हाथ जोड़कर बोली, बेटा मुझे माफ कर दे, हम तुम्हारी शादी प्रतीक से नहीं कर सकते। नंदिनी को भी एहसास हो चुका था कि प्रतीक से शादी करने से कोई फायदा नहीं। वो तो कभी उसके करीब भी नहीं जा सकती। नंदिनी अपने पापा से बोली, डैड अब हमें चलना चाहिए। सब लोग जा चुके थे। प्रतीक प्रीत के कमरे में था। तभी उसकी मासा आ गई। प्रीत उन्हें देख घबराने लगी। मासा उसके पास गई और बोली, ऐसी हालत में ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। दोनों मासा की तरफ देखने लगे। मासा बोली, मुझे दादी बनाने के लिए शुक्रिया। दोनों मासा को ही देखे जा रहे थे। मासा ने कहा, प्रतीक प्रीत प्रेग्नेंट है। प्रतीक जोर से बोला, क्या क्या कहा आपने? मासा बोली, तुम पापा बनने वाले हो। अचानक प्रतीक को अपने पापा की याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मासा बोली, मुझे पता है तुम अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करोगे, मगर ये बात अभी इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। कल ही हम तुम दोनों की शादी करवाएंगे। प्रीत की आंखों में आंसू थे। मासा ने कहा, ये क्या हुआ बेटा? प्रीत कुछ नहीं बोली, पर प्रतीक उसके चेहरे को देखकर सब समझ गया। अगले दिन महल में लाल जोड़े में प्रीत खड़ी थी। उसे उसकी माँ की कही बात याद आ रही थी। कलंकिनी है तू किसी के घर की शोभा नहीं बढ़ा सकती। हाँ, किसी की रखैल बनकर ही रह सकती है। हमारे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया तुमने। मर गई तू हम सब के लिए। तभी प्रतीक ने उसका हाथ थामा और मंडप की ओर ले गया। रघु ने प्रीत का कन्यादान किया। दोनों ने 7 फेरों के 7 वचन लिए। प्रतीक ने उसकी मांग भर दी और मंगलसूत्र पहना दिया। पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई। मासा ने दोनों का गृह प्रवेश कराया और प्रीत को लेकर कुछ रस्में पूरी करने चली गईं। मासा ने कहा, बेटा आज से तुम प्रतीक को राजा सा कहकर बुलाना। हमारे यहाँ पति पत्नी इसी तरह एक दूसरे को बुलाते हैं। अब जाओ कमरे में आराम करो। रघु बोला, सर आपने उस दिन ऐसा क्यों कहा था कि मासा खुद ही प्रीत को अपनी बहू बनाएंगी? प्रतीक बोला, हाँ मैंने कुछ सोचा था, लेकिन भगवान ने पहले ही मेरी हेल्प कर दी। प्रतीक ने रघु को अपना जेट रेडी करने को कहा। 2 दिन बाद रिसेप्शन था। प्रतीक ने अपनी मासा के पास गया और उनसे इजाजत मांगी। मासा बोली, मेरी बहू का ध्यान रखना। प्रीत ने प्रतीक से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? प्रतीक ने कहा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। प्रतीक प्रीत को लेकर अपने प्राइवेट जेट से चला गया। वो लोग लैंड करने वाले ही थे। तभी प्रतीक ने उसे एक पैकेट देकर कहा, आज आप हमारी हुक्मरानी सा की तरह तैयार होइए। थोड़ी देर बाद प्रीत रेडी होकर प्रतीक के सामने आई। प्रतीक तो उसे देखकर पल के झपकाना ही भूल गया। उसे वो स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। प्रतीक मुस्कुरा दिया और उसकी बाह थामे उतर गया। सामने लाइन से गाड़ियों का काफिला था। प्रीत ये सब देखकर हैरान थी। प्रीत बोली, ये सब क्या है राजा सा? प्रतीक मुस्कुरा दिया और बोला, आज हम अपनी रानी सा को उसकी इज्जत वापस दिलवाने जा रहे हैं। प्रीत का घर। रीत की विदाई थी। शादी के बाद रीत अपने पति के साथ पहली बार अपने मायके आई थी। उसकी माँ ने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया था ताकि रीत सबके सामने शो ऑफ कर सके। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, वो तुम्हारी बड़ी बेटी कहाँ है? तभी रीत बोली, कहीं मुंह छुपाकर बैठी होगी। तभी अनुराधा बीच में बोली, बेटा उस कलंकिनी का नाम भी लेना पाप है। वह वहीं खड़ा आनंद बोला, माँ ये आप क्या कह रही हैं? उस दिन दीदी ने ठीक कहा था, अगर वो नहीं होती तो सड़क पर भीख मांग रहे होते। तभी लाइन से ढेर सारी गाड़ियां वहां आकर रुकी। सबसे पहले बॉडीगार्ड्स निकले, फिर रघु जल्दी से आकर प्रतीक की तरफ का दरवाजा खोला। प्रतीक बड़े एटीट्यूड के साथ उतरा। उसने प्रीत की तरफ का दरवाजा खोला और अपना हाथ दिया। प्रीत प्रतीक का हाथ थामे बाहर आई। सबकी नजरें उसी पर थीं। लाल रंग की साड़ी, हाथों में सुहाग का चूड़ा,
मांग में सिंदूर और गले में हीरे का मंगलसूत्र और बड़ा सा रानी हार पहना था। सब आंखें फाड़कर उसे ही देख रहे थे। तभी आनंद भागता हुआ आया और उसे ग्रीट किया, पर प्रतीक ने कुछ नहीं कहा। प्रीत सीधे घर के अंदर चली गई। आनंद अपने पापा के गले लग रो रहा था। उसने कहा, पापा, प्रीति हमें कभी माफ नहीं करेगी। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है। तभी पीछे से आवाज आई, क्यों नहीं माफ करेगी? दोनों प्रीत की तरफ देखने लगे। आनंद भागता हुआ उसके गले लग गया। फिर उसने कहा, दीदी, आपने शादी कर ली। प्रीत ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो अपने पापा के गले लग गई। उसके पापा बोले, अपने पापा की याद नहीं आई? प्रीत बोली, पापा, इतना बड़ा कलंक लेकर आपके पास कैसे आती? आज आपकी बेटी के माथे से कलंकिनी होने का कलंक मिट गया है। आप अपने दामाद से मिलना नहीं चाहेंगे? आनंद उन्हें व्हील चेयर पे बिठाकर बाहर हॉल में ले गया। बाहर सोफे पर प्रतीक राजा की तरह बैठा हुआ था। चारों तरफ बॉडीगार्ड थे। प्रीत अपने पापा के साथ बाहर आ गई। प्रीत बोली, राजा साहब, ये मेरे पापा हैं। प्रतीक सोफे से उठा और झुककर उनके पैर छुए और पूछा, कैसे हैं आप? प्रीत के पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से प्रतीक के सिर पर हाथ रखा और बोला, तुम दोनों खुश रहो। प्रतीक का फोन बजने लगा। उसकी मासा का फोन था। प्रतीक ने प्रीत को फोन देते हुए कहा, आपका फोन कहाँ है? वो बोली, वो मैं अपना बैग कार में ही भूल गई। प्रतीक बोला, लीजिए, मासा आपसे बात करना चाहती हैं। प्रीत मासा से बात कर रही थी। उसके पापा उसे ही देख रहे थे। वो प्रतीक से बोले, आज कितनी खुश लग रही है मेरी बेटी, बच्ची का ध्यान रखना। प्रतीक बोला, आप अपनी बेटी के ससुराल नहीं आएंगे? तभी रघु एक थाल लेकर आया। प्रतीक उसके पापा को देते हुए बोला, पापा, ये हमारे रिसेप्शन का इनविटेशन है। और वो थाल प्रीत के पापा को दे दिया। वो बोला, अब हम चलते हैं, आप सब जरूर आइएगा। फिर वो सबके पास आया। अनुराधा, रीत और उनके पड़ोसी और रिश्तेदार थे। एक पल के लिए वो रुका और बोला, आशा करता हूँ आप आगे से मेरी वाइफ के लिए कोई भी गलत शब्द नहीं निकालेंगे। अब वो कोई ऐरी गैरी नहीं है। अब वो राजस्थान की कुंवर रानी सा है। इसलिए जब भी हमारी रानी सा का नाम ले, इज्जत के साथ लें। आशा करते हैं आप सभी हमें आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। इतना बोल वो प्रीत का हाथ थाम बड़े एटीट्यूड के साथ चला गया। 2 दिन बाद रिसेप्शन में बेंगलोर से भी बहुत सारे एम्प्लॉय आए थी। ये जानना चाहती थी कि आखिर प्रतीक रघुवंशी ने किससे शादी की। सभी गेस्ट आ चुके थे। पूरा महल दुल्हन की तरह सजा था। उसी वक्त प्रतीक प्रीत के साथ रिसेप्शन हॉल में आया। जो उन्हें पहले से जानती थी, उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था। प्रीत की पूरी फैमिली भी आई थी। सब हक्के बक्के थे। प्रतीक ने मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाया। प्रीत, माई वाइफ, मिसेज प्रीत, प्रतीक रघुवंशी। प्रीत को लग रहा था कि वो अब भी सपनों की दुनिया में थी। तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, आप कब मिले? प्रतीक बोला, हम पिछले 7 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। मुझे इनसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। मैं तो कब से इनसे शादी करना चाहता था, पर यही तैयार नहीं थी। जैसे इसने शादी के लिए हाँ कही, मैंने जल्दी से इनसे शादी कर ली। सब बहुत खुश थे। आज नंदिनी भी अपने पिता के साथ रिसेप्शन में आई थी। आज उसके मन में कोई गिला नहीं था। प्रतीक नंदिनी से बोला, तुम बहुत टैलेंटेड हो। मैं चाहता हूँ कि तुम बेंगलोर का काम तुम संभालो, राजस्थान हम देखेंगे। नंदिनी भी मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिला दिया। 8 महीने बाद प्रतीक बहुत बेचैन था। मासा उसे कह रही थी, सब ठीक होगा। तभी ऑपरेशन थिएटर का डोर खुला और डॉक्टर बाहर आ गई और बोली, मुबारक हो, आपको ट्विंस, एक बेटा और एक बेटी हुई है। प्रतीक बोला, मेरी प्रीत कैसी है? डॉक्टर बोली, चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। थोड़ी देर बाद आप उनसे मिल सकते हैं। कुछ देर बाद प्रतीक और मासा दोनों बच्चों और प्रीत के साथ थी। तभी रघु भी भागता हुआ आया। वो बोला, सर, मुझे भी छोटे सर और छोटी मैडम को देखना है। फिर वो बोला, आज से मैं इन दोनों का बॉडीगार्ड। सब बहुत खुश थे। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।